हेलो दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आए हैं और यह चैप्टर है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। आपको तो पता ही है आज का जो वर्तमान समय हमारा चल रहा है, बिना विद्युत के हम जीवन के सुविधाओं की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज छोटी मशीनरी से लेकर बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां और बड़े बड़े कल पुर्जे मशीनें चलती हैं, ये सब विद्युत पर आधारित है। हमारे घर में ही ऐसे अनेकों अनेक उपकरण होते हैं जो विद्युत धारा से चलते हैं। यानी हमारे जो विलासिता जीवन है, जो हमारे जीवन का और दैनिक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग है, वो विद्युत धारा बन चुकी है। सोचिए, आज से पहले जब विद्युत ना रही होगी तब हमारा जीवन कैसा रहा होगा। आज तो यदि 2 मिनट के लिए विद्युत चली जाती है, कट हो जाती है, तो हम थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ छूटा सा जा रहा है। तो आज हम पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं, पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं विद्युत पर, और हमारे बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो विद्युत धारा से चलते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी मौसम हो, कोई भी सीजन हो, हर सीजन हर मौसम में विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो जब इतना महत्वपूर्ण यह हमारे लिए हो गई है, तो चलिए आइए समझते हैं कि विद्युत असल में है क्या, और जिस प्रकार से हम सभी के घरों तक पहुंचती है तो उसके पहुंचने का क्रम क्या होता है, किस प्रकार से विद्युत धारा हमारे लिए उपयोगी है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के आज इस चैप्टर की हम चर्चा करेंगे और एक एक करके क्रमिक जो विद्युत धारा के बिंदु हैं उनको समझने का और अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहला जो बिंदु है इसका, विद्युत धारा और परिपथ। ये हमारा पहला बिंदु है, विद्युत धारा और परिपथ। पहले तो ये समझना है कि विद्युत धारा एक्चुअली में है क्या। कक्षा 9वीं या उससे पहले हमने परमाणु को सुना जरूर होगा और परमाणु की संरचना भी लगभग हमने समझ ही लिया होगा। यदि नहीं समझे होंगे तो आप पहले परमाणु की संरचना को समझेंगे। और मोटे तौर पर हम आपको संक्षेप में बता देते हैं कि एक परमाणु जो होता है, उस परमाणु के सेंटर में एक नाभिक होता है। उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ जो बंद कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है बंद कक्षाओं में। जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करता है तो ऐसी स्थिति में यह धनायन बनाता है, और जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो ऋणायन बनाता है। तो इस प्रकार से किसी भी परमाणु के अंदर जो आवेश उत्पन्न होने का प्रमुख कारण होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन। तो जो विद्युत धारा जो हमारी है, इसका अंग्रेजी जो वर्ड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक। अर्थात इलेक्ट्रिक शब्द कहां से आया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक आया है, क्योंकि विद्युत धारा का जो कारण होता है यानी आवेश का जो कारण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहां से समझ सकते हैं जो विद्युत धारा होती है उसका सीधा मतलब ये होता है कि आवेश प्रवाह की दर। ठीक है, कोई भी पदार्थ है कि उसमें आवेश है, उपस्थित है, ठीक है, तो हम उसको विद्युत धारा नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक कोई पदार्थ है जिसके अंदर आवेश है, ठीक है, अब आवेश है लेकिन यह एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहा है, तो इसको हम विद्युत धारा नहीं कहेंगे। मतलब किसी भी क्षेत्र से विद्युत धारा के प्रवाह की दर जो होती है वही विद्युत धारा होती है। यानी एकांक समय में यदि किसी भी क्षेत्र से विद्युत धारा आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा मतलब क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर। यानी किसी भी पदार्थ से यदि आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसी को हम विद्युत धारा कहेंगे। लेकिन इसको पारिभाषिक तौर पर यदि हम समझें तो परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी क्षेत्र से एकांक समय में प्रवाहित आवेश की जो मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से नदियों का पानी एक धारा के रूप में प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से किसी भी पदार्थ से जब आवेश की एक धारा बनती है, एक सतत धारा बनती है, तो वह विद्युत धारा का स्वरूप ले लेता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी विद्युत धारा।
इसको हम जिस प्रतीक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं वो आई है, कैपिटल आई के द्वारा इसको हम निरूपित करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम यहां से ले रहे हैं तो मतलब कहना चाहिए कि विद्युत धारा जो होती है वो उसको हम आई से निरूपित करते हैं। और इसका जो फार्मूला बनता है, यानी विद्युत धारा क्या है, जैसा कि अभी बताया गया कि किसी भी क्षेत्र से एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा। तो यदि हम आवेश को मान ले क्यू है, यदि हम आवेश को मान ले क्यू है, कोई क्षेत्र है या कोई पदार्थ है जिससे आवेश की मात्रा प्रवाहित हो रही है, तो हम आवेश की मात्रा को मान ले क्यू है और वो समय एकांक समय हम मान ले टी है, तो आई बराबर क्या होगा, विद्युत धारा बराबर क्या होगा, प्रवाहित आवेश और लगा हुआ समय, यानी आई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन टी। ये हमारे विद्युत धारा का क्या बनता है, एक फार्मूला बनता है। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए विद्युत धारा की परिभाषा आपकी बोर्ड की परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। विद्युत धारा की जो परिभाषा है और साथ में इसका जो फार्मूला है यह भी पूछा करता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं जो विद्युत धारा है इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह होता है एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा का जो मात्रक है उसको हम क्या कहेंगे, एम्पियर कहेंगे, ठीक है, एम्पियर। अब ये एम्पियर जो होता है ये किसके नाम पर आया है, तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, ठीक है। तो आंद्रे मेरी एम्पियर के सम्मान में विद्युत धारा का जो मात्रक है वह क्या रखा गया, एम्पियर रखा गया है, ठीक है। तो हमने क्या जाना, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा का फार्मूला और विद्युत धारा का जो मात्रक है इसको हम जान गए हैं। इसी तरह से एक बिंदु यहां पे और महत्वपूर्ण है और वो है जो एम्पियर होता है, ठीक है ना। एम्पियर तो ही है, एम्पियर का जो यंत्र होता है जिसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, यानी एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमीटर, ठीक है। अब कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि विद्युत धारा के मापने की इकाई, ठीक है ना, या विद्युत धारा का शाही मात्रक जो होता है तो हम एम्पियर लिख देते हैं, तो ठीक है, चलिए यहां तक बात ठीक है। लेकिन जब पूछा जाता है कि विद्युत धारा के मापने का यंत्र, तो वहां भी हम कई बार गलतियां कराते हैं और एम्पियर लिख के चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहां पर क्या होगा, अमीटर, यानी अमीटर क्या है, यंत्र है, और जो एम्पियर है वो क्या है, वह इकाई है, नहीं मात्रक है या शाही मात्रक है, ठीक है ना। तो विद्युत धारा का शाही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और जिस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। अब जो विद्युत परिपथ होता है, हम आगे समझेंगे कि विद्युत परिपथ क्या है। इस विद्युत परिपथ में जो अमीटर लगाया जाता है वह श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या है ये आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना याद रखने के लिए अभी आपको जानना जरूरी है कि जो अमीटर होता है उसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित या जोड़ा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो बात होगी विद्युत धारा की। अब विद्युत धारा जिस चालक में प्रवाहित होती है, यदि वह चालक रैखिक क्रम में है तो ठीक है, रैखिक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, परंतु यदि वो बंद परिपथ हो जाए, यानी बंद पथ हो जाए, ठीक है ना, यदि कोई भी ऐसा चालक का पथ है जो बंद हो और सतत हो, दोनों चीज हो, यानी सतत रूप से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो बिना अवरोध के, और दूसरी चीज हो कैसा हो, बंद हो, तो हम ऐसे बंद और सतत प्रवाहित जो पथ है उस पथ को हम क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। वैसे भी शाब्दिक अर्थ में चले तो परिपथ का मतलब, तो परि का मतलब चारों ओर, और पथ का मतलब होता है रास्ता। तो मतलब विद्युत धारा के चारों ओर का बंद पथ जो होता है, जब किसी भी बंद पथ के चारों ओर, यानी जब विद्युत धारा का प्रवाह कैसा हो जाए, किसी ऐसे चारों ओर के बंद पथ में होने लगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, परिपथ कहेंगे। एक परिपथ का यहाँ पे हम रेखा चित्र बना के रखे हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, एक बंद पथ है चारों तरफ से, ठीक है, जिसमें कुछ 2-3 उपकरण जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक शेल है और इसके 2 टर्मिनल हो गए, ये क्या हो गया, धनात्मक, ठीक है, और ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ये धनात्मक इलेक्ट्रोड और ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। इसमें जो K से संकेतित किया है कुंजी है, यानी स्विच जिसको हम बोलते हैं। ये इसमें क्या हो गया, अमीटर है जिससे विद्युत धारा को मापा जाता है, और ये क्या है, विद्युत बल्ब है।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक परिपथ आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है। अब यहाँ पर बंद और चालू यानी बंद परिपथ और खुला परिपथ, दो बातें यहाँ पे आती हैं कि कब खुलता है और कब बंद होता है। ठीक है, तो संकेत के रूप में हम ये समझ लें कि यदि मान लीजिए परिपथ को कुछ ऐसा दर्शाया जाए, कुछ इस प्रकार से, तो इसको हम खुला परिपथ कहेंगे। यानी जब क्या हो, कैसा हो, यहां पर अभी बंद परिपथ है, यहां से ये जो बिंदु है हटा दिया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, खुला परिपथ कहेंगे। लेकिन यहां पे बिंदु ऐसे जोड़ दिया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, बंद परिपथ कहेंगे। यानी जब भी हम स्विच ऑन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी कुंजी को हम चालू करते हैं तो परिपथ कैसा हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो तार कटा हुआ होता है वो संयोजित हो जाता है। और जब भी कुंजी को हम ऑफ करते हैं यानी बंद करते हैं तब हमको खुला परिपथ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बंद परिपथ में क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी परिपथ में चलने लगती है, और खुले परिपथ में विद्युत धारा खंडित हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, तो जब परिपथ को बंद किया जाएगा तो बल्ब जो है जलने लगेगा, और जब परिपथ को खुला छोड़ दिया जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तो बातें हो गई विद्युत धारा और फिर विद्युत परिपथ की बातें हो गई। ठीक है, अब बात आ जाती है एक और महत्वपूर्ण बिंदु, आवेश। अब चूंकि पूरा खेल तो आवेश का है, विद्युत धारा तो आवेश के सतत प्रवाह को हम कहेंगे। यानी किसी पदार्थ से यदि आवेश प्रवाहित हो रहा है तो हम उसको कहेंगे विद्युत धारा, लेकिन खेल पूरा किसका है, आवेश का है। तो आवेश क्या चीज है, तो समझ ली किसी भी पदार्थ की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वही तो आवेश है। तो जैसे अब हम मान ले एक इलेक्ट्रिसिटी कहां से बनी, इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है वह कितना होता है भैया, तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है वो कितना होता है, वह होता है 1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलाम। ठीक है, अब यदि आप बात करें कि यदि एक कूलाम जो होता है, ठीक है ना, आवेश जो होता है, कूलाम का मतलब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का आवेश, यदि हम समझें कि इलेक्ट्रॉनों के आवेश में तो ये इतना प्रवाह माने इतनी ऊर्जा होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों में इतनी ऊर्जा है, परंतु यदि एक कूलाम की बात हम करें कि एक कूलाम कितना होता है, तो वो होता है 6 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर। यानी 6 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन यदि हो जाए तो यह कहलाता है एक कूलाम। समझ में आ गई बात ना, तो एक इलेक्ट्रॉन में आवेश हमने देख लिया और कूलाम हमने देख लिया। ठीक है ना, यह जो आवेश है, आवेश का मात्रक ही कूलाम है, यानी आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है, और इसे हम C से संकेतित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम यदि बात करें कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, तो यहां पर 1 एम्पियर की परिभाषा भी आपको समझने की जरूरत है। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। यानी यदि किसी चालक तार के द्वारा 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक के विद्युत धारा को हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। इस बात को ध्यान में रख लेना है, यानी 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। मतलब एक बार फिर से समझ लेंगे कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो हम उस चालक की विद्युत धारा का मान क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। यह एम्पियर की परिभाषा भी पूछा करती है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आज जो हम इतनी चीजें आपको बताए हैं तो उनमें से विद्युत धारा की परिभाषा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा का सूत्र यानी फार्मूला, विद्युत धारा का जो मात्रक है यह, ठीक है ना, विद्युत धारा किसी यंत्र से मापा जा सकता है, ये आवेश का जो मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉनों में आवेश की मात्रा, और एक लास्ट में हमने बताया एम्पियर की परिभाषा। ये सारे के सारे बिंदु जो है वेरी मोस्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चल के हम आपको इससे संबंधित प्रश्न लेके आएंगे और प्रश्न को के उत्तरों को किस तरह से लिखना है यह भी आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा।
उसका लिंक हम आपके इसी वीडियो में हम देंगे जब इसका पाठ समाप्त होगा। क्योंकि होता क्या है कि खंड खंड प्रश्नों को भेजना थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसलिए जब ये पाठ समाप्त होगा तो इसके सेलेक्टेड प्रश्न जो भी होंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी हैं, ऐसे प्रश्नों का एक संग्रह बनाकर और हम टेलीग्राम में डालेंगे, आपके पास तब उसका मैसेज आएगा, आप वहां से देख लेंगे। यदि पिछला जो पाठ हमारा था आनुवंशिकता वाला, आनुवंशिकता का महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी थे उनको हम एक शॉर्ट नोट बना करके और अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं, तो उसको आप वहां से देख सकते हैं ज्वाइन करके। और आगे जो पाठ ये समाप्त होगा इसका भी हम ऐसे करेंगे, जो भी पाठ आपके हैं परीक्षा के उपयोगी प्रश्नों को हम सेलेक्ट करके और उनको संग्रह करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बस आपको साथ साथ में चलना है। और जितना कहा जाए, बहुत प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ एक टारगेट जरूर फिक्स करना है, एक टारगेट बना लेना है और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा से मेहनत करते चले जाएंगे, तो ऐसे ही आपका बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तब तक के लिए अगले टॉपिक तक आपको इंतजार थोड़ा सा करना है। धन्यवाद।